हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 134 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख लें, क्योंकि यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इस बार भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें यह प्रश्न आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन करें। ओके, तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मीन से टैक्स वसूलने के लिए अनेक नियम लाए थे, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था थी। ओके, इसी भू राजस्व प्रणाली के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक से अधिक जो है टैक्स वसूला करती थी। ये तीनों ही कर वसूलने की जो पद्धति थी मुख्यतः जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य में विख्यात था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार बोल दूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मीन से टैक्स वसूलने के लिए अनेक नियम लाए थे, जिसमें मुख्यतः अस्थाई बंदोबस्त था, इसके अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और महालवाड़ी व्यवस्था थी। मुख्यतः 3 व्यवस्थाएं थी जो टैक्स को इकट्ठा करती थी और इसी के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक से अधिक जो है टैक्स वसूला करती थी। और ये तीनों ही व्यवस्थाएं मुख्यतः जो थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राज्यों में विख्यात थी, यानी कि उसका प्रचलन था। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत लिखने हैं कि उनमें से एक रैयतवाड़ी व्यवस्था भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कर वसूलने का एक साधन था और इसी के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक से अधिक टैक्स वसूलती थी। ओके, रैयतवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व कर वसूलने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसान खुद टैक्स वसूल करके उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष में जमा करते थे। ओके, इसमें अस्थाई बंदोबस्त की तरह कोई ज़मींदार नहीं होता था कि वह टैक्स को वसूल करके उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष में जमा करे, बल्कि किसान खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष में टैक्स को पे करते थे और किसान खुद ही उस भूमि का मालिक होता था। जबकि अस्थाई बंदोबस्त में किसान भूमि का मालिक नहीं होता था, बल्कि ज़मींदार भूमि का मालिक होता था। यह अस्थाई बंदोबस्त की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखने हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी कि यदि कोई किसान किसी कारणवश कर ना चुका पाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसे अपनी भूमि को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देनी पड़ती थी। और स्थिति ऐसी आ गई थी कि किसान अगर कोई भी किसान कर ना दे सके तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसान जो थे अपने खेत को किसी साहूकार के पास ऋण के तौर पर देता था। यानी कि अगर कोई किसान है मान लीजिए टैक्स ना दे पाता था तो वह अपने खेत को किसी साहूकार के पास दे देता था और उससे ऋण लेता था, यानी कि कर्ज ले लेता था। और यहाँ तक कि किसान ऋण न दे तो किसान की भूमि को वह साहूकार क्या करता था, जब्त कर लेता था। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई किसान जो है टैक्स ना पे कर पाए तो वह अपने खेत को किसी साहूकार के पास रख करके उससे पैसा कुछ ले लेता था ऋण के तौर पे। और यदि किसी कारणवश जो किसान है ऋण ना दे पाए तो साहूकार जो क्या करता था, उस किसान के खेत को जब्त कर लेता था। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो थी आ गई थी समाज में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से एक किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन जो थी बिगड़ती जा रही थी और वह मुख्य रूप से निर्धन हो गए थे। जाहिर सी बात है कि अगर हमें टैक्स चुकाना है और अगर हम टैक्स ना चुका पाए तो हमारी स्थिति क्या होगी, और भी ख़राब होगी। और किसान के नज़रिए से अगर हम देखें तो उन लोगों की स्थिति और भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि वे टैक्स ना चुकाते थे और टैक्स चुकाने के लिए अपने खेत को किसी ज़मींदार के पास जमा करते थे और किसी साहूकार के पास रखते थे। ओके, और ऋण के तौर पर कर्ज लेते थे और उस कर्ज को क्या करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स के रूप में चुकाते थे। और यदि किसी कारणवश
किसान जो है ऋण ना दे पाए साहूकार को, तो साहूकार क्या करता था कि किसानों के जो खेत थे उसको हड़प लेता था, उसको जब्त कर लेता था। तो किसानों की स्थिति इस व्यवस्था के द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन जो थी बिगड़ती जा रही थी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सॉरी, थोड़ा सा अगर हम समझाने में अटपटा रहे हैं तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ कि जितना छोटा से छोटा या संक्षिप्त में मैं आप सभी को समझा सकूँ, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम जो है नियर अबाउट आ चुका है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम समरी के तौर पे आप सभी को समझाऊं और आप समझ जाएं, और इसके रिगार्डिंग और भी बना करके आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। ओके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जैसे ही आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल तो जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो मैं इसका PDF जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप इसका PDF पाने के लिए और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो को पाने के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं मैं इसका PDF दे दूंगा और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो अपलोडेड हैं चैनल पे। ओके, तो वो भी जाकर देख सकते हैं इस सब्जेक्ट के। और सो बस यही कहना चाहूँगा, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अगर और कुछ डाउट हो आपको या कुछ संदेह हो, क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए जो कमेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।